गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, आज की सेशन जो हमारी चल रही है 69th BPSC की साइंस की सेशन चल रही है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि आज की सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन है। हम लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है कि वीक में हमें 3 डेज क्या करना है। वीक में 3 डेज हम लोग साइंस को करेंगे और रेस्ट ऑफ 3 डेज हम लोगों को हिस्ट्री को देखना है। ओके, क्योंकि 4 पोर्शन है जिसे हमें कवर करना है। वो है आपका हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस एंड बिहार स्पेशल। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। साइंस के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सी फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली क्या होता है, प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन जो हम लोग की गलत टाइप हो गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या वो आंसर गलत हो गया था। तो जो राइट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है परंतु पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, राजधानी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है गलत टाइपिंग हो गई थी। क्वेश्चन ये है, जो क्वेश्चन होगा, जो राइट क्वेश्चन वो क्या है। राइट क्वेश्चन इसका है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कोशिका में, ओके, किसमें जो आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ओके, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, क्वेश्चन आपका ये है। एंड पादप कोशिका में पाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल जो है यह आपका क्या होता है? सेल वॉल क्या है कि यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है लेकिन पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र अगर बोला जाए तो कौन है? ऑप्शन दिया गया है वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, समुद्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका समुद्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समुद्र में अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक रूप से यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ प्राकृतिक रूप से क्या होता है, यह खारा होता है, इसमें घुलित ऑक्सीजन होता है, इसके अलावा प्रकाश, ओके, प्रकाश, और अगर देखेंगे तो तापमान वगैरह जो है ये इसमें स्थिर रहता है। प्रकाश और तापमान जो है वह इसमें क्या होता है? तापमान स्थिर रहने के कारण, तापमान स्थिर, ओके, रहने के कारण इसको हम लोग इसमें काउंट करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है गाजर है। गाजर है, गाजर है तो क्या किसमें आएगा? दिया गया है जड़ है, तना है, पुष्प क्रम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका गाजर क्या है? जड़ है, जड़। ओके, अगर लेकिन गाजर जड़ है, लेकिन अगर बात की जाए स्वीट पोटैटो की, तो स्वीट पोटैटो यानी जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शकरकंद। ओके, स्वीट पोटैटो की अगर बात की जाए तो वो भी आपका जड़ में आएगा। लेकिन अगर पोटैटो की बात की जाए यानी आलू की बात की जाए तो वो आपका तना में आता है। तो ध्यान रखिएगा, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो आपका किस में आ जाएगा? स्वीट पोटैटो आपके जड़ में आएगा। स्वीट पोटैटो आपका, स्वीट पोटैटो यानी आप इसे बोल सकते हैं शकरकंद। ओके, शकरकंद ये किस में आता है आपका? ये शकरकंद किस में आ जाता है? ये आता है आपका जड़ में। ओके, लेकिन अगर बात की जाए तना की तो इसमें क्या आता है? पोटैटो यानी पोटैटो, आलू इसमें आ जाएगा। ओके, आलू इसमें आता है। आलू किस में आ जाएगा? तना में आ जाएगा, कंद में आता है। कंद, कंद जिसे हम बोलते हैं ना, कंद। ओके, कंद, तना, इस जो भी आप एक वर्ड देखेंगे तो ये सेम है। तो क्या हो जाएगा? ये कंद में आ जाएगा। क्लियर? इसके अलावा अगर बात की जाए इसमें तो चुकंदर भी इसमें आता है। इसमें क्या होगा? चुकंदर भी आता है। ओके, चुकंदर, चुकंदर भी इसी में आता है। क्लियर? यानी जैसे हम बोलते हैं बीट्स, बीट्स हो गया, या शलगम हो गया, शलगम यानी टर्निप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? एंजाइम्स जो है पूछा गया है किसमें नहीं होते हैं? शैवाल, विषाणु, लाइकेन, जीवाणु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु। विषाणु में क्यों? विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या बोला गया? एंजाइम्स नहीं होते हैं क्योंकि विषाणु क्या है, खुद इसमें क्या है, यह एक कोशिकीय नहीं है। यानी विषाणु को अगर आप बोल सकते हैं, विषाणु के बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं कि यह क्या है, एक कोशिका नहीं है। ओके, कोशिका नहीं है इन द सेंस ये एक सेल नहीं है, एक कोशिका नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, एक कोशिका नहीं है। ओके, या केवल क्या होता है, एक आनुवांशिक पदार्थ से बनता है। इसका निर्माण कैसे होता है? केवल एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में रहता है। यह क्या कैसे रहता है? केवल एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, आनुवांशिक पदार्थ। ओके, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में ये रहता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में। क्लियर? चलिए, तो ये कोशिका नहीं है। यानी जो रेस्ट ऑफ आप जो देख रहे हैं एंजाइम से कौन कौन सा? शैवाल हो गया, लाइकेन हो गया, जीवाणु हो गया। इसमें से एंजाइम्स किसमें नहीं होता है? तो आपके वायरस में नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें एक कोशिका नहीं है, यानी सेल नहीं होते, सेल्स नहीं होते उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या होगा।
प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है का निर्माण होता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या क्या दिया गया है? प्रोथ्रोम्बिन विच इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन इज प्रोड्यूस्ड अस्थि मज्जा प्लेटलेट्स ल्यूकोसाइट्स यकृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? यकृत। प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। क्वेश्चन पूछता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और इससे क्या होता है? पित्त का निर्माण, यानी आप बोल सकते हैं पित्त निर्माण या बाइल का निर्माण। पित्त या बाइल का निर्माण आप लिख सकते हैं, लेकिन चलिए इसमें पूरा ये आ नहीं रहा है, आप यहाँ पे मानव शरीर लिख लें, ठीक है। मानव शरीर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और यहाँ क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन जिसका की रक्त स्कंदन के प्रक्रिया का आवश्यक घटक का निर्माण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस सरीसृप में 4 कक्षीय हृदय होते हैं, यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? किस में होते हैं? किस रेप्टाइल्स में होते हैं? छिपकली, सांप, टर्टल, मगरमच्छ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगरमच्छ। मगरमच्छ में कैसे? इसमें क्या होते हैं? मगरमच्छ में 2 आर्टरिया प्लस 2 वेंट्रिकल्स, यानी आप इसे बोल सकते हैं निलय। निलय, ओके, वेंट्रिकल्स यानी निलय होते हैं। 2 आर्टरिया होते हैं एंड 2 ओके, या +2 भी आप यहाँ लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह रोग जिसमें रक्त में यूरिक एसिड के उच्च स्तर का क्या है पता लगाया जाता है? तो क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है मेनिंजाइटिस, गठिया, संधिवात, मलेरिया। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें क्या वह ऐसा रक्त जिसमें यूरिक एसिड के उच्च स्तर का पता लगाया जाता है, यानी द डिजीज इन विच हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड इज डिटेक्टेड। किसमें आएगा वो? गठिया। ओके, किसमें? गठिया। गठिया, या आप इसे लिख सकते हैं गठिया या गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी, ओके, गुर्दे की पथरी। और अगर इसके साथ एक ध्यान रखिएगा कि अगर ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया भी कहा जाता है, हाइपर यूरिसीमिया भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में सपोज यूरिक एसिड आता है, अगर हाइपर यूरिसीमिया दे तो ध्यान रखिएगा कि क्या है उसका रीजन क्या है? तो गठिया या गुर्दे की पथरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बांस को वर्गीकृत किया गया है। बांस को किसमें किया गया है? बम्बो इज क्लासिफाइड एज शैवाल, झाड़ी, घास। घास होता है, ये घास नहीं है, घास होता है, ठीक है, सिंपली घास होता है। घास, पेड़। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका बांस है वो किसमें काउंट होता है? बांस किसमें आता है? तो ये घास में काउंट होता है, क्लासिफाइड एज घास, ग्रास। ओके, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, सौर सेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन बोला है कि प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा? प्रकाश संश्लेषण। तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करता है, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन हो सकता है ये तो फोटो सिंथेसिस पे पूछ लिया है, अगर इसी क्वेश्चन को इलेक्ट्रोलाइसिस पे पूछेगा तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ये क्या करता है। यह करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी। ओके, एंड यहाँ पर है सौर से, तो क्या करता है? सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यह कन्वर्ट करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? बोमन कैप्सूल पाया जाता है। बोमन कैप्सूल इज फाउंड इन वृक्क, यानी किडनी, हृदय, मस्तिष्क, आंख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोमन कैप्सूल किसमें पाया जाता है? बोमन कैप्सूल किसमें पाया जाता है? तो यह वृक्क में पाया जाता है। ओके, वृक्क में पाया जाता है, यानी आप इसे लिख सकते हैं कि स्तनधारियों की या आप इसे स्तनधारियों के गुर्दे, स्तनधारियों के गुर्दे में पाया जाता है। बोमन कैप्सूल या स्तनधारियों के गुर्दे में यह पाया जाता है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप 60 वाट की बिजली के बल्ब को 30 दिनों तक रोजाना 5 घंटे उपयोग करते हैं तो कितनी यूनिट बिजली की खपत होगी। क्वेश्चन पूछा है कितने यूनिट की, है ना, बिजली की खपत होगी, यानी यूनिट की संख्या पूछ लिया है, यूनिट की संख्या पूछ लिया है। यहाँ क्या पूछा है, यूनिट की संख्या, यूनिट की संख्या, ओके, यूनिट की संख्या, संख्या पूछा है। तो इसे कैसे निकालेंगे, इसे कैसे निकालेंगे, किलोवाट, किलोवाट आवर, ओके, किलोवाट आवर। तो क्या हो जाएगा, किलोवाट, यानी किलोवाट अगर हम देखते हैं तो वाट आवर के हिसाब से, ठीक है, किलोवाट के अगर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाट इंटू आवर कर दिए, वाट इंटू आवर हो गया ये, डिवाइडेड बाय ये किलोवाट है तो कितना हो जाएगा 1000। अब यहाँ दिया गया है वाट, तो कितना वाट है, ये 60 वाट की बात कर रहा है, ओके, 60 वाट इंटू आवर कितना है, 5 घंटे उपयोग करते हैं, 5 आवर्स हो गया। नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 30 हैं, ओके, तो ये तो 30 यहाँ आ जाएगा, क्यों, वाट आवर, वाट आवर, ओके, इसको कैसे किया जाएगा, वाट किलो वाट आवर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, किलो वाट आवर हो गया। अब अगर इसे, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1000 है एंड इनटू क्या हो गया, ये 30 क्या है, 30 क्या है, नंबर ऑफ डेज है, ओके, इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो है, इसको याद रखिएगा, किलो वाट आवर। अगर क्वेश्चन में आपसे यूनिट की संख्या पूछता है तो क्या हो जाएगा, किलो वाट आवर। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको अगर आप करते हैं, क्लियर, 5 2 2 3 यानी 9 यूनिट, 9 यूनिट। तो क्या बोला गया क्वेश्चन, तो कितने यूनिट बिजली की खपत होगी, तो 9 यूनिट बिजली की खपत होगी, यानी 9 यूनिट बिजली की खपत होगी, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज योर राइट आंसर, 9 यूनिट्स, 9 यूनिट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन दिया है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ ए टेलीविजन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिया गया है अवृक्त, पैराबैग्नी, दृश्य, एक्सरे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवृक्त यानी इंफ्रारेड, अवृक्त यानी इंफ्रारेड, ओके। इसका राइट आंसर क्या होगा, अवृक्त यानी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। इसमें होता क्या है, इसे हम जो मानव आंख इसे देख नहीं पाता, लेकिन इससे महसूस होता है, कैसे, इससे गर्मी बहुत लगती है, ओके, इससे क्या होता है, गर्मी बहुत लगती है, इससे मानव का आंख जो है महसूस नहीं कर पाता है, लेकिन इसे गर्मी के रूप में एहसास जरूर किया जा सकता है, ओके। चलिए, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन को, इस तरह के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफी टाइम पूछा जा चुका है, जैसे ये एक क्वेश्चन हो गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। इस तरह के क्वेश्चन को, कुछ कुछ क्वेश्चंस को ध्यान देंगे, जैसे कि वो बिजली के बल्ब वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजन को फ्रिज में ताजा रखने के लिए आदर्श टेम्परेचर यानी आइडियल टेम्परेचर क्या होता है। व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन द रेफ्रिजरेटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ताजा रखना है तो उसके लिए आइडियल, एक तो ऐसा है कि आप जितना टेम्परेचर को डाउन करते चले जाएंगे उतना सही रहेगा, आपका वो कूलिंग रहेगा, तो आपकी सब्जी वगैरह जो भी है, खाना वगैरह ताजा रहेगा। लेकिन एक आइडियल टेम्परेचर की बात किया है कि आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो आइडियल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, आइडियल टेम्परेचर कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम, इससे भी कम, ओके, इससे भी कम। अब बात आती है रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर तो में के अंदर आप एक फ्रीजर देखते हैं, जो कि आपके क्या, जहाँ पे आइस ट्रे वगैरह रखा जाता है फ्रीजर में, तो उसकी टेम्परेचर कितनी होती है। अगर बात की जाए फ्रीजर की, फ्रीजर की टेम्परेचर कितनी होती है, तो ये होता है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेल्सियस, ओके। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेल्सियस इसकी टेम्परेचर होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्मोस्टेट वह उपकरण है जो क्या करता है, ऊष्मा को मापता है, तापमान को मापता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है, ओके। तो यहाँ पे पूछा गया है कि थर्मोस्टेट वह उपकरण है जो क्या करता है, डिवाइस वगैरह को मतलब इसमें आपको पूछा है कि राइट आंसर क्या होगा, ओके, राइट आंसर पूछा है, तो इसमें क्या होगा, थर्मोस्टेट इज द डिवाइस विच
क्या करेगा? किसी निकाय का तापक्रम को स्वनियंत्रित करता है। ओके, सी इज योर राइट आंसर, सी इज योर राइट आंसर। इसका यूज क्या है? थर्मोस्टेट को किसमें यूज किया जाता है? आपने यहाँ पे एक चीज देखा कि क्या करता है कि किसी भी सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है उसको ये क्या करता है? सेल्फ रेगुलेट करता है। ओके, तो इसका यूज किस में है? इस थर्मोस्टेट का यूज किस में है? तो यूज किया जाता है ये रेफ्रिजरेटर में। ओके, रेफ्रिजरेटर। इसके अलावा आप देखेंगे तो ओवन में, ओके, ओवन वगैरह में इसका यूज किया जाता है, ओवन में यूज किया जाता है। क्योंकि अगर आप ओवन में किसी चीज को जब बनाते हैं आप देखते होंगे टेम्परेचर क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, वो कम और ज्यादा सेल्फ रेगुलेट हो जाता है। ओके, तो थर्मोस्टेट का यूज कहाँ है? रेफ्रिजरेटर में, ओवन में, etc। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गीजर वगैरह में भी आप देखेंगे इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है? प्रकाश यानी लाइट। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज? ऑप्शन दिया गया है तीव्रता, वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, इंटेंसिटी, वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एक चीज और है जो चेंज नहीं होता है, और वो है कला यानी फेज। कला यानी फेज, फेज भी क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है, चेंज नहीं होता है। अगर इसी सवाल को ये पूछ लिया जाए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या परिवर्तित होता है? तो क्या क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। तो आपको इन तीनों को भी ध्यान रखना है कि ये सब क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। ये सब क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। ये सब क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। बट आवृत्ति और कला यानी फ्रीक्वेंसी एंड फेज, ये दोनों चेंज नहीं होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। जिस पिंड की मैक संख्या 1 से अधिक है उसकी गति कैसे होती है? जिस पिंड की मैक संख्या क्या हो गई? 1 से अधिक है उसकी गति पराध्वनिक, सबसोनिक, 10 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक बोला जाता है। जिस पिंड की मैक संख्या 1 से अधिक हो तो उसकी गति क्या हो जाती है? सुपरसोनिक हो जाती है, सुपरसोनिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यदि दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच एक बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाए, ओके, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कितने प्रतिबिंब बनेंगे? हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इफ ए पॉइंट लाइट सोर्स इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स? ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 0, अनंत यानी इन्फिनिट। तो अब आपको मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने समझाया था इस प्रकार के क्वेश्चन में कि अगर दो समानांतर पर है, सपोज घर के मिरर के सामने एक मिरर आपके सामने है जहां आप खड़े हो, और उसी साइज का एक दूसरा मिरर आप पीछे लगा लो, या किसी भी आप मॉल वगैरह में जाते हो तो देखते हो कि जितने भी मिरर्स में आप देखते हैं ना कि आपका फेस 1 by 1 मिरर में दिखता है। तो क्यों ऐसा होता है? वो इसके ड्यू टू दिस समानांतर समतल दर्पण के कारण। क्यों? क्योंकि पैरेलली वो मिरर लगे होते हैं, जिसके कारण आपकी इमेज भी क्या होती है? इन्फिनिट फॉर्म होती है, मतलब अनंत दिखाई देता है आपकी जो इमेज बनती है। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में जो पूछा है, तो दो समान अंतर पर यानी एक मिरर यहाँ है, दूसरा मिरर भी ठीक इसी के पैरेलली ऐसे रख दिया गया है। ओके, ठीक इसी अंतराल पे दोनों को रखा गया है। तो क्या होगा? दोनों को अगर रखा गया है तो उसके बीच में जो होगा, तो जो इसकी बिंब बनेगी यानी जो इमेजेस बनेगा वो कैसा होगा? तो इमेजेस कैसी हो जाएगी? वो आपकी इन्फिनिट हो जाएगी यानी अनंत हो जाएगी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन कोई रटने वाला नहीं है, ये केवल एक प्रैक्टिकल है जो आप अपने घर में आराम से करके देख सकते हैं। एक बार सोचिए इस पे कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं और आपके ठीक सेम साइज का अगर जो मिरर आप देख रहे हैं उसी साइज का मिरर आपके पीछे भी लगा दिया जाए, ओके, समान अंतर पे लगा दिया गया है, तो कैसा इमेज दिखाई देगा? आप एक बार देखिए, कितने लोग होते हैं कि मिरर के सामने खड़े होकर के यूँ सेल्फी वगैरह भी लेते हैं, है ना? एक मिनट के पास खड़ा होकर दूसरे सेल्फी लिए। तो एक बार आप कभी ऐसा इमेजिन करके देखिए या प्रैक्टिकली करके देखिए, आपको ये याद रह जाएगा कि अनंत जो होता है इन्फिनिट इमेजेस फॉर्म्ड होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का, ओके, ये पिंड है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा स्टेटमेंट बोला है कि सही है? सही है तो क्या होगा? जो प्रकाश होती है, जो प्रकाश यानी लाइट जो होती है उसकी स्पीड सबसे अधिक होती है। ओके, सबसे अधिक होती है क्योंकि ये क्या करता है? ये निर्वात और वायु, निर्वात प्लस वायु
ठीक है, निर्वात प्लस वायु, वायु, निर्वात प्लस वायु। ओके, इन दोनों में क्या करता है, इसकी गति जो होती है सर्वाधिक होती है, निर्वात में भी और वायु में भी क्या होती है, इसकी गति सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। ओके, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति सबसे अधिक होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, यानी सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर। तो क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन हाइड्रोजन है, लिथियम है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन का हाइड्रोजन का अगर आप देखते हैं तो 1 1 यानी एटॉमिक नंबर भी सेम है और सेम मास नंबर हो गया। ओके, बट अगर हम लिथियम में आते हैं तो लिथियम में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। हाइड्रोजन, उसके बाद क्या आता है, हीलियम आता है ना, टेबल अगर आप देखते हैं तो ठीक है, उसके बाद लिथियम आता है, यानी इसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन पे आते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है, क्लोरीन पे आएंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो इस अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या है, दोनों सेम है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ओके, किसका उपयोग किया जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या क्या दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट। अमोनिया इज योर राइट आंसर, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन सा था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट पूछ लिया है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, यूरिया, अमोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया, यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ हैं, क्या क्या है, ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोने को घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है, क्या क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोनिक्स अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, नाइट्रिक अम्ल। यानी ये क्या होता है, ये 1 पार्ट होता है। ओके, ये 1 पार्ट होता है, हाइड्रोलिक अम्ल 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है। ओके, इसका रेशियो कैसे है, 1:2 का है, 1:2 का है। और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, इस सॉल्यूशन जो किया जाता है इसको बोला क्या जाता है, एक्वारेजिया। ओके, एक्वारेजिया, क्या बोला जाता है इसे, एक्वारेजिया। तो अगर आपके क्वेश्चन में बोला जाए कि सोने को घोला जा सकता है तो किस में, या तो एक्वारेजिया होगा या फिर नाइट्रिक अम्ल या और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। इसका देखा जाए तो 1 पार्ट नाइट्रिक अम्ल, 2 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी 1:2 का रेशियो है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति जो है चतुष्फलकीय है, किस यौगिक की आकृति जो है चतुष्फलकीय है, तो क्या हो गया है, अमोनिया, जल, एसिटिलीन, कार्बन, टेट्राक्लोराइड। तो सबसे पहले इसमें हमको ये जानना होगा कि सबकी आकृति को देख लेते हैं। अमोनिया, जिसका अगर बोला जाए कि रासायनिक नाम क्या किसके, NH3, NH3 यानी N ऐसे हो गया, H3 है, H हो गया। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो टेट्राहेड्रल है ही नहीं, इसका स्ट्रक्चर है ना, टेट्राहेड्रल नहीं है तो ये नहीं होगा। ओके, जल, जल का क्या है, H2O यानी ऑक्सीजन यहाँ हो गया ये, और ये H हो गया, ये भी टेट्राहेड्रल नहीं है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि चतुष्फलकीय बोला है ना, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल शेप में होना चाहिए, ये भी नहीं है। एसिटिलीन, एसिटिलीन को कैसे हम लोग लिखते हैं, एसिटिलीन कैसे होता है, C2H2 यानी एसिटिलीन को और एक किस नाम से जाना जाता है, एसिटिलीन और किसे जानते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, एसिटिलीन को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ लिख लें इसको इथिलीन के नाम से। ओके, एसिटिलीन को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, एसिटिलीन को इथीन कर सकते हैं, यहाँ पर इथीन कर ले। ओके, इथीन, इथीन कर ले। तो अगर हम इसे लिखा जाएगा तो C2H2 यानी HCH। ओके, तो ये भी टेट्राहेड्रल शेप में नहीं है। नेक्स्ट क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl2, टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl2। ओके, क्या होगा, CCl4, 2 नहीं, CCl4, 4।
ओके सी यानी कार्बन हो गया C, और बोला गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड है तो 4 हो गया टेट्राक्लोराइड। ओके टेट्राक्लोराइड, तो कैसे लिखेंगे इसे, कार्बन, ये क्या हो गया, ये आकृति देख रहे हैं Cl 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 Cl, ओके Cl, तो क्या हो गया, ये हो गया टेट्राक्लोराइड फॉर्म में हो गया ना, Cl Cl Cl, ये Cl है, डी दिख रहा है ना, ये Cl है। ओके ये क्या हो गया Cl, ये किस में दिख रहा है, 4 दिख रही है, तो किस में, किस फॉर्म में है, टेट्राक्लोराइड में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा जो बोला जाए आइसोटोप्स जो हैं किसमें पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है यूरेनियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम, प्लूटोनियम। तो देख लेते हैं यूरेनियम में कितने होते हैं, यूरेनियम में कितने आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम में 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यूरेनियम 232, 235, 238, इसके जो मुख्यतः ये आइसोटोप्स हो गए यूरेनियम के। हाइड्रोजन में भी कितने होते हैं, 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन में भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो इसका हो गया प्रोटियम यानी +H -H। ड्यूटोरियम में क्या होता है, D, या आप D या H लिख सकते हैं। उसके बाद ट्राइटियम होता है T या H, यानी इसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब आ गई पोलोनियम में करीब करीब 40 आइसोटोप्स होते हैं, 40 आइसोटोप्स होते हैं पोलोनियम में। एंड प्लूटोनियम में क्या होता है, इसमें आप देखेंगे तो करीब करीब 23 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। तो अगर सवाल पूछा गया है कि सर्वाधिक संख्या में जो समस्थानिक है किसमें पाए जाते हैं, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने यहाँ पे नंबर के हिसाब से बता दिया, कभी कभी ऐसा होगा कि आप सबका नहीं जान रहे होंगे, तो ये एक फैक्ट भी है कि सबसे ज़्यादा जो आइसोटोप्स होते हैं वो पोलोनियम में होते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल एक आप इसे याद भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ तो चलो हम लोगों ने बता दिया कि यूरेनियम के कितने हैं, हो सकता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे जिसमें अदर ऑप्शन हमें पता ना हो, तो भी हमें ध्यान रखना है कि सर्वाधिक संख्या में जो आइसोटोप्स होते हैं वो पोलोनियम के ही होते हैं, सबसे ज्यादा समस्थानिक इसी के पाए जाते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गए आज के सेशन के करीब 25 क्वेश्चन। एक्चुअली क्या हुआ था, इस क्लास की थोड़ी वो क्वेश्चन जो है वो मिस्टेक हो गई थी, जिसमें मुझे मैंने मिस्टेक ये हो गया था और रिकॉर्डिंग दूसरी डालनी थी, ठीक है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग क्लास डालते हैं, जो सारा सिस्टम वगैरह देखते हैं, तो बाय मिस्टेक उन्होंने दूसरी रिकॉर्डिंग डाल दी थी। ओके, जिस वीडियो को डिलीट करना था वो बाय मिस्टेक उन्होंने गलत वाले वीडियो को डाल दिया था। एक्चुअली उसमें एक मिस्टेक हो गई थी। ओके, तो गलत वीडियो जो हो वो आ गई थी, जिसके कारण क्या हो गया, इस वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। सारा सिस्टम जिसको जो देख रहे हैं, तो खैर कोई बात नहीं है। आई थिंक उस क्वेश्चन में कुछ पोटैटोज वगैरह कुछ हुआ था लेकर के, शायद उसमें वो स्वीट पोटैटो की जगह मतलब वो हिंदी के टर्म्स के कारण वो थोड़ा गलत हो गया था, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। एंड वीडियो जो दूसरी पढ़नी थी वो बाय मिस्टेक गलत वाली वीडियो आ गई थी, ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अपलोड किया गया है। चलिए, तो हाँ, अगर कोई भी कोई भी डाउट्स लगे कहीं पे, कुछ अगर आप लोगों को मैसेज करना हो, डाउट्स हो या कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस इवनिंग।